हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के मॉक टेस्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप हैं और यकीन मानिए कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है इससे कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे परीक्षा में देखने के लिए। तो इसके पहले 5 टेस्ट और भी अपलोड हो चुके हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस पर भी डिस्कशन हो चुका है। सभी का लिंक और एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन है, पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया? अच्छा, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है कि पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। और दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, लता मंगेशकर संगीत अकादमी और एक संग्रहालय भी बनेगा। लता मंगेशकर संगीत अकादमी और संग्रहालय ये बनेगा कहाँ पर? इंदौर, मध्य प्रदेश में, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि लता मंगेशकर चौक बनाया गया है कहाँ पर? यूपी के अयोध्या में। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। इसमें से ही कोई प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पर बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये दोस्तों बन रहा है कहाँ पर? लोथल में बन रहा है। ऑप्शन ए, लोथल, गुजरात। लोथल के बारे में आप जानते ही हैं कि एक चर्चित हड़प्पा कालीन स्थल है और ये हड़प्पा में बंदरगाह के लिए जाना जाता है। तो गुजरात के लोथल में ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में पत्तन पोत परिवहन और जलवायु मंत्रालय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि NMHC, इसको याद रखना अगर कहीं आता है, NMHC का निर्माण कर रहा है। यह भारत में अपनी तरह का पहला परिसर होगा जिसमें भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत का डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी की जाएगी। तो NMHC परियोजना की आधारशिला किसने रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। और इसके लिए जो मास्टर प्लान बनाया गया था, मास्टर प्लान, ये मार्च 2019 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर विचार करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक ही प्रश्न में कई प्रश्नों के लिए आपको बिंदु उपलब्ध करवा देता हूँ, लेकिन परीक्षा में भी आपको ऐसे ही प्रश्न अब देखने को मिलेंगे। तो जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको मिलेंगे उसी प्रकार के प्रश्न मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए उद्घाटन किया था और दिया भी था, तो ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। बेस्ट फीचर फिल्म जिसका नाम क्या है? सोराराई पोट्रू। सोराराई पोट्रू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था अपर्णा बालमुरली को, यह कथन भी सही है। हिंदी फिल्म तानाजी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म एंटरटेनमेंट का पुरस्कार मिला था। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर देखो, जो आपका कूट होगा वो सही रहेगा, ऑप्शन ए। उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। आपको बता दें कि बेस्ट एक्टर के लिए अजय देवगन को तानाजी और सूर्या को, ठीक है, सूर्या को सोराराई पोट्रू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला था वो मिला था, एक मलयालम में फिल्म आई थी ए के आयपनम कोरियोम करके कोई फिल्म थी जिसके डायरेक्टर थे सच्चिदानंद KR, तो उनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को कोई प्रश्न छुएगा तो इसमें से ही कोई एक बिंदु या कई बिंदु शामिल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर अवार्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से 2 बिंदु दिए गए हैं, बताइए कि ये सही है या गलत है। 2022 में एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड को ये एकेडमी अवार्ड कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसका 94वां संस्करण दिया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। और बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी? कोडा। कोडा को बेस्ट फिल्म चुना गया था, तो यानी कि दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, कूट में। आपको बता दें यहाँ पर यही पूरी लिस्ट है ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए। बेस्ट फिल्म चुनी गई थी कोडा, बेस्ट एक्टर चुने गए थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था जेसिका कैस्टिन को द आईज ऑफ टेमी फे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर कौन बने थे? जेम कैम्पन द पावर ऑफ डॉग के लिए। और देखो, एक बात और याद रखना, इसको मैंने कल के वीडियो में शामिल भी किया था कि आशा पारेख को 2020 का दादा साहब फाल्के मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। निम्न कथनों पर विचार करिए। अब देखो, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं, समझ लीजिए 3 प्रश्न हैं। बताना है कि इसका मतलब जो कथन है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट का उद्घाटन, एशिया के सबसे बड़े
बायो सीएनजी। अच्छा, सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से होता है। तो बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन इंदौर के मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था, ये करेक्ट है। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पर लगेगा, तो पूर्णिया बिहार में लगेगा, ये कथन भी सही है। ये भारत का पहला एथेनॉल प्लांट है। और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये भावनगर गुजरात में बनेगा। इसका शिलान्यास किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। इसकी क्षमता कितनी होगी, 1.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष पर ईयर। तो तीनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। इसको रट लेना इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखना कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये मध्य प्रदेश में बन रहा है। कहाँ पर, खंडवा में, ठीक है। तो इंदौर भी याद रखना, इंदौर में क्या बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा जो बायो सीएनजी प्लांट है वो इंदौर में बन रहा है और हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश में बन रहा है, तो ये याद रखना आप। इसके बाद भारत का पहला 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना था, 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और भारत के पहले निजी एलएनजी, एलएनजी मतलब एलएनजी लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस प्लांट का उद्घाटन नागपुर में किया गया था, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के सबसे लंबे तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात है, ये कथन सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। और दुनिया का सबसे लंबा जो तटीय सीमा रेखा वाला देश है वो कनाडा है, तो दोनों कथन सही हैं। और इसमें से कोई एक कथन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए आज आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर चले जाइएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अस्थाई भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा कितना होता था, अस्थाई भूमि बंदोबस्त में जमींदारों का हिस्सा। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि इसका सही जवाब बनेगा सी, 1/11। यानी कि जो भी वहाँ पर उसके कुल मिला के 11 हिस्से किए जाते थे, उसमें से एक हिस्सा जो होता था वो जमींदारों को दिया जाता था अस्थाई भूमि बंदोबस्त में। अगला क्वेश्चन देखिए, मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त में जमींदारों के प्रतिस्थापक कौन थे, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त में जमींदारों के प्रतिस्थापक कौन थे, तो कार्नवालिस, विंगटे, क्लाइव और मुनरो। तो देखो फ्रेंड्स, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो मद्रास में हुआ था 1792 में, 12 महल में कर्नल रीड, अब इसमें कर्नल रीड का नाम तो है नहीं, और हेक्टर मुनरो का नाम है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो ने मद्रास में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त में ये मतलब इन्होंने जमींदारों के प्रतिस्थापक थे ये। और इस व्यवस्था में जमींदारों को नहीं बल्कि किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। मतलब प्रतिस्थापक का मतलब कि जमींदारों की जगह कौन आया, तो किसानों को भूमि का मालिक माना गया और उनसे ही लगान का बंदोबस्त किया गया। और ये जो व्यवस्था की गई वो 3 साल से लेकर 10 साल तक के लिए की गई थी, ठीक है। भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन किसके बाद आरंभ हुआ था, अस्थाई भूमि बंदोबस्त के बाद, बंगाल विजय के बाद, मीर कासिम को हटाने के बाद, या फिर मैसूर विजय के बाद। तो भारत से इंग्लैंड के लिए धन का निष्कासन शुरू हुआ था कब, तो मैसूर विजय के बाद। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। बताना है आपको कि मराठा तोपखाना के मुख्य व्यवस्थापक कौन थे, इब्राहिम खान गारदी और मीर हबीब, खंडे राव दुबते या फिर कन्हौजी। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, मराठा तोपखाना के जो मुख्य व्यवस्थापक थे वो इब्राहिम खान गारदी थे। 1760 में जो उदयगिरी का युद्ध हुआ था उसमें मराठों ने निज़ामों को हराया था। तो ये जो युद्ध था उदयगिरी का, एक तरीके से इसको इब्राहिम खान गारदी ने ही जीता था, तो ये याद रखना। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए, वास्को डिगामा, पेट्रो अल्वारेज कैबरल, अल्फांसो द अल्बुकर्क या फिर सालाजार। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन देखिए, सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में से एक कौन सा है, आगरा, इंदौर, उज्जैन या फिर जोधपुर। सही जवाब इसका है उज्जैन वाला। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित वेधशालाओं में से एक माना जाता है उज्जैन, तो ऑप्शन सी सही है। तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से लैस जो वेधशालाएँ बनवाई थी वो किसने बनवाई थी, सवाई जय सिंह ने बनवाई थी। एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने यहाँ पर शामिल किया हुआ है, ठीक है। इसको याद रखना क्योंकि आजकल नए नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो यह एक नया प्रश्न है जो कि शायद आपको और कहीं ना मिले। प्रश्न है कि यूक्लिड की रेखा गणित, यूक्लिड की एक किताब थी रेखा गणित के तत्व, ये किताब का पूरा नाम है। तो रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद किसने करवाया था, तो इसका भी उत्तर है सवाई जय सिंह।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सवाई जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नाम से एक साड़ियों का सेट भी तैयार किया था। तो जब लोग वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करते थे तो वो जिज मोहम्मद शाही का भी प्रयोग करते थे। त्रिकोणमिति की कई सारी कृतियाँ हैं और लघुगणक हैं, जो रचनाएं हैं किसकी, नेपियर की, उसका भी संस्कृत में अनुवाद करवाया था। तो यहाँ पर देखो सवाई जय सिंह काफ़ी गुणी राजा माने जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था? तो उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया था मोहम्मद शाह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। यह क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो रहा है कि उर्दू को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था, तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। वारंगल किस राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है? वारंगल जो है वो काकतीय राज्य की राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो काकतीय थे उनकी राजधानी थी वारंगल। आपको बताना चाहेंगे कि दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में काकतीयों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। चालुक्य जो थे, चालुक्यों के ये सामंत थे और बाद में चालुक्यों का जब नाश हो गया तो उसके बाद ये उभर कर सामने आए और इन्होंने काफ़ी जो है विस्तृत तरीके से काकतीय वंश का निर्माण किया था। नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारत में पहले कर्नाटक युद्ध को भड़का दिया था? तो यहाँ पर देखो जो एक युद्ध हुआ था, कौन सा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, इसी की वजह से भारत ने प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो सेट रहा आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। तो वीडियो के लिए लाइक और शेयर तो आप लोग करेंगे ही, मुझे पूरा भरोसा है। तो एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा वो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर होगा, यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर होगा। तो बताना कि कुल मिला के 25 प्रश्न रहेंगे उसमें, तो उसको भी आप लोग लगाइएगा जरूर। इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए कि पौधे सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत उपयोग में लाते हैं। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। और देखो यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, यहीं पर आपको ये PDF मिल जाएगी, तो इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। और ये वेबसाइट है, यहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी, तो कहीं पर भी जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।